अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू हादी और हमजा। अच्छा देखें, कल हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स का शेयर्स आपने जो इशू करने हैं, तो शेयर्स आपने कब इशू करने हैं, कितनी प्राइस पे इशू करने हैं, ठीक है, और कैसे इशू करने हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल आप फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं तो वो कैसे करने हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर शेयर राइट शेयर्स इशू करने पड़े तो वो आप कैसे करेंगे, और अगर आपको जो है बोनस शेयर्स इशू करने पड़े तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आज हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस में देखें, दिस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20.1 है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास से उसने कहा है कि एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन इज शोन। इश्यू शेयर कैपिटल आपका है, उसने कहा 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आप $0.05 की आपके पास आ गए हैं टोटल 1500 के आपके पास शेयर्स हैं। उसने कहा है कि फिर आपके पास में जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम गिवन है, वो कितने का शेयर प्रीमियम जो गिवन है वो आपके पास गिवन है, और 100,000 शेयर, $100,000, ये डॉलर में गिवन है। पास ना जो शेयर्स हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, उसमें देखें कि सॉरी रिटेन अर्निंग्स हैं। रिटेन अर्निंग्स आपके पास $300,000 की हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी ने डिसाइड ये किया है कि राइट इशू किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो राइट कैसे शेयर्स इशू किए जाएंगे? राइट शेयर्स विल बी राइट इशू वाज मेड 1 shares for every 3 shares already held। यानी कि जिस पर्सन के पास 3 शेयर्स पहले से होंगे, आप उसे कितने शेयर्स और दे देंगे? आप उसे 3 शेयर्स और दे देंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालेंगे कि आपके राइट शेयर्स निकालेंगे कि आपके पास राइट शेयर्स कितने होने चाहिए, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आप कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं आपके पास 3 मिलियन के, यानी कि आपके पास ये आपके पास शेयर्स आ गए 3 मिलियन के, और आप क्या करेंगे? 1 शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। इट मींस यू आर गोइंग टू इशू 1 मिलियन न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट शेयर्स, ठीक है। ये आपके शेयर्स हैं टोटल। अब ये जो शेयर्स इशू हो रहे हैं, इसके लिए उसने कुछ नहीं बताया कि ये किस प्राइस पे हैं। तो अगर कुछ ना बताए तो वो आपने पार वैल्यू पे इशू करने हैं। किस वैल्यू पे इशू करने हैं? पार वैल्यू पे, ठीक है। जब आप पार वैल्यू पे इशू करेंगे तो उसने आपको कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ द राइट इशू ऑन द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड द बैंक बैलेंस। ठीक हो गया। अब देखें, जर्नल एंट्री भी मैं आपको करवा देता हूँ, जर्नल एंट्री, ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। देखें, जब कंपनी क्या करेगी, राइट शेयर्स इशू करेगी, तो राइट शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी क्या करेगी? अमाउंट रिसीव करेगी। ठीक है। वो अमाउंट जो होगी वो कैश भी हो सकती है, वो बैंक के थ्रू भी हो सकती है, नॉर्मली बैंक के थ्रू होती है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने से? आपके 1 मिलियन शेयर्स इशू होंगे ऑफ $0.5 ईच, ठीक है। क्योंकि पार वैल्यू आपकी कितनी है? वो है $0.5 है, ठीक है। ये आपके शेयर्स इशू हो जाएंगे। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो शेयर्स इशू राइट इशू हो रहे हैं, तो उसके बदले में आपके पास जो शेयर्स की वैल्यू आ रही है, जो राइट इशू की वैल्यू आ रही है, राइट इशूज हैं 1 मिलियन के, तो उसके 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो $500,000 आप रिसीव कर रहे हैं। बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा $500,000 से। अब यहाँ पर कोई शेयर प्रीमियम नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि आपने उसको हायर प्राइस पे इश्यू नहीं किया। तो आपके पास जो क्रेडिट में आएगा वो शेयर कैपिटल आ जाएगा, खाली शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल भी कितने से, पार वैल्यू से हमेशा होता है, तो पार वैल्यू आपके पास $500,000 ही बनती है। ठीक हो गया? अब आपके पास वो कहता है कि आप यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट, उसने कहा है कि बताएं कि वहां पर क्या इफेक्ट एसेट्स, उसमें आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज, जो इक्विटी की सेक्शन है उसमें आप देखें उसके वहां पर क्या क्या चीजें आएंगी। इक्विटी की सेक्शन में आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। शेयर कैपिटल आपका ऑलरेडी कितने का था? $1,500,000 का था। उसमें आपने $500,000 और ऐड कर दिए, ये वाले इक्विटी वाले। तो आपके पास ये टू $2,000,000 यानी कि 2 मिलियन हो गया आपके पास। ठीक हो गया? इसी तरह आपके पास जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आई, वो उतना ही रहेगा, वो सेम रहेगा, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो $100,000 ही रहेगा। एंड रिटेन अर्निंग्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी आपकी $300,000 ही रहेंगी। इज दैट क्लियर? मुस्कान, मैं दोबारा चेक करता हूँ, मैं इसका वो हेडफोन वगैरह चेक करता हूँ, अगर आवाज़ सही नहीं आ रही। असल में ये है कि मैं अभी तक कश्मीर में ही हूँ, तो मुझे ना, मेरे पास जो डिवाइस है उसके वो वहाँ पर जो अवेलेबल है टैबलेट है, तो उसमें मैं क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप नहीं है, तो वो फिर इसमें थोड़ा सा इश्यू होता है। तो मैं 1 मिनट इसके ना चेक करता हूँ, चेंज करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी कोई इशू? अब्बास, अभी मैं आपको ना ये क्वेश्चन समझाता हूँ और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसकी फिर अब वो कैसे ट्रीट करना है, ठीक है? वो भी एमसीक्यूज करवाने लगा हूँ, उसमें आ रही हैं एंट्रीज, ठीक है? अभी देख लें, आवाज आप लोगों को आ रही है? इसमें आवाज क्लियर है? ओके, ओके, थैंक यू हादी आपका। अभी देखें, आगे हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने कर लिया, इस यही सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, ठीक है? यू विल डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद देखें, उसने कहा है नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द राइट इशू ऑन द कंपनीज शेयर शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा और शेयर होल्डर्स इक्विटी पे क्या इफेक्ट होगा? उन्होंने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें से हमने क्या किया है, ये आप ये इंफॉर्मेशन ली है। उसने कहा 750,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके और उनकी पार वैल्यू जो है वह है $1 ईच, ठीक है? ये जो वैल्यू साथ गिवन होती है इसको पार वैल्यू कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो आपके टोटल शेयर की कैपिटल की वैल्यू जो है वो $750,000 है। उसके बाद शेयर प्रीमियम इज ऑलरेडी गिवन 140,000 ऑन रिटेन अर्निंग्स आर 160,000, दीज आर गिवन, ठीक है? उसके बाद आपके पास उसने कहा है कि द कंपनी डिसाइडेड टू मेक राइट इशू, ठीक है? कंपनी ने क्या किया है कि वो अब राइट इशू करने जा रहे हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द प्राइस ऑफ 1.5। देखें 1.2 सॉरी। तो आपके पास जो शेयर प्रीमियम कितना आएगा, जो आपके पास पार वैल्यू है वो है वन पॉइंट कितने की, $1 की, वो है $1 की, और आप इशू कर रहे हैं $1.2 पे। इसका मतलब है $0.2 जो है वो आपका शेयर प्रीमियम है, जो एक्स्ट्रा आप अमाउंट कंपनी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रही है, दैट इज शेयर प्रीमियम। कहते हैं द इशू वाज मेड वन न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, ठीक है? नंबर 1, तो आपने पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर राइट शेयर्स निकाले ना, कि आपके राइट शेयर, पहले तो ये चीज निकाल लें। अब उसमें देखें कि आपके पास जो राइट शेयर्स इश्यू होंगे, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 750,000 शेयर्स हैं, एंड आपके पास 145 आप इश्यू करते हैं, ठीक है? 145 शेयर्स है। ये आप कैलकुलेट करें कितना बनता है, आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें 750,000 डिवाइडेड बाय, आप इसको करें कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी कैलकुलेशन आती है? आप इसकी कैलकुलेशन करें, 750,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 150,000 शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स आ जाएंगे? 150,000 शेयर्स, ठीक है? आप देखें, आप जब शेयर्स इशू करेंगे तो आपने शेयर्स इशू किए 1.2 के हिसाब से। अगर जर्नल एंट्री हम करते हैं तो डेबिट हम करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक कितने से डेबिट होगा वो देखें। आपने शेयर्स इशू किए हैं 150,000 शेयर्स, और कितनी प्राइस पे किए हैं वो देखें। प्राइस है आपकी 1 पॉइंट, के पास कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 1.2 से मल्टीप्लाई करें 150,000, इट मींस कि कंपनी ने $180,000 रिसीव किए, तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय 150,000, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है कि आपके पास शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी। क्रेडिट आप शेयर कैपिटल करें
तो शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल हमेशा आपका पार वैल्यू से होता है। तो आपके पास 150,000 शेयर हैं और पार वैल्यू कितनी है शेयर की? $1। तो आप $1 से मल्टीप्लाई करें तो 150,000 इक्विटी में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में, इक्विटी सेक्शन में शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की है दैट इज शेयर प्रीमियम, दैट इज शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम कितनी अमाउंट है? 150,000 आपके शेयर्स आपने इशू किए और $0.2 आपने प्रीमियम जनरेट किया है हर शेयर के अगेंस्ट। तो ये आपके पास बनता है 30,000। तो आप देखें कि डेबिट साइड भी 180,000 से है और क्रेडिट साइड भी 180,000 से है। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या इसके इसके ऊपर यहाँ पर बैलेंसेस में, तो बैंक जो बैलेंस है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा 180,000 से। और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें भी चेंजेस आ जाएंगी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या चेंज आएगी? शेयर होल्डर्स इक्विटी में जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि आपके पास जो शेयर कैपिटल था वो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा? 750 पहले था, प्लस आपके पास 150 और हो गया, टोटल कितना हो गया? 900। ठीक है, मैं यहाँ राउंड ऑफ कर दिए, थाउजेंड में वैल्यू लिख दिए। ठीक है, $900,000 का आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये आ गया शेयर कैपिटल। ठीक हो गया। अब आपके पास जो शेयर प्रीमियम था, शेयर प्रीमियम आप देखें कितने का है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम जो एग्जिस्टिंग था वो आपके पास 140 का और न्यू जो ऐड हुआ है वो 30 का है। ठीक है, तो टोटल ये हो गया $170,000 का। जबकि रिटेन अर्निंग्स जो है, रिटेन अर्निंग्स उसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपने जो राइट इशू किया वो सेम रहेंगी 160,000 पे। ठीक हो गया। ये इफेक्ट्स हैं जो उसने मांगे हैं कि क्या होंगे। आपको जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए क्योंकि जर्नल एंट्री एमसीक्यूज में मांग लेता है। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक कोई इशू हो तो वो पूछ लें। हमजा सईद, हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमने पहले फाइनेंशियल, आपने अभी दोबारा शिफ्ट हुए ऑनलाइन क्लासेस में, तो हमने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी की थी और अभी हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं कि शेयर्स जब कंपनी इशू करती है, राइट इशू और बोनस इशू, तो वो कौन से हैं। उसके बाद अच्छा देखें, यहाँ तक आपको जो क्वेश्चंस यहाँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? इस तक कोई क्वेश्चन हो आपसे, आपने पूछना हो इन क्वेश्चंस में से, तो वो पूछ लें मुझसे। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। जो अच्छा, सबा आपने क्वेश्चन लिखा है सर 180,000 कैसे आया? अब देखें 180,000 ऐसे आया कि आपने शेयर्स, जो राइट शेयर्स इशू करने हैं ना, वो राइट शेयर्स इशू कर किए आपने, 150,000 शेयर्स इशू किए आपने राइट शेयर्स। ठीक हो गया। अब जो राइट शेयर्स इशू किए 150,000, उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें से ना आपने जो शेयर्स हैं वो किस प्राइस पे इशू किए हैं वो देखें।
आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो प्राइस है हमारे पास $1.2, ठीक है। अब देखें जो हमने ये राइट इशू किए हैं ना हमारे पास जो लास्ट एक मिनट, जो प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें जो हमने राइट इशू किए हैं उसमें देखें आप थर्ड क्वेश्चन में, तो राइट शेयर्स जो हमने इशू किए हैं वो 150,000 शेयर्स किए हैं। कितने इशू किए हैं? 150,000। तो 100 एंड अगर 50,000 शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं जो इशू प्राइस है, तो इशू प्राइस इस क्वेश्चन में उसने बता दी है वो ये सेकंड लाइन जो डाटा न्यूमेरिक डाटा की है उसके नीचे एक डाटा गिवन है टेबल के नीचे। द कंपनी डिसाइडेड टू मेक द राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स एट द प्राइस ऑफ $1.2 ईच। तो आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो $1.2 पर शेयर के हिसाब से इशू किए हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $180,000 आता है। ये वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट की, ठीक होगा? क्लियर है? और उसके बाद आपने शेयर प्रीमियम जो है वो कहाँ से आया, तो शेयर प्रीमियम का भी देख लें। ये जो हमने बैंक बैलेंस हम रिसीव हो गया, इतनी अमाउंट रिसीव कर ली, तो हमारे पास जो शेयर प्रीमियम है वो शेयर प्रीमियम कैसे आएगा? शेयर प्रीमियम जो आता है ये हमारे पास आएगा 150,000 शेयर इशू किए हैं और हर शेयर जो है वो $2.2 एक्स्ट्रा पे इशू हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है $30,000 के आपने क्या किए? शेयर प्रीमियम इशू कर दिए। हाँ जी वाजिद खान, आपने हैंड रेज किया हुआ। हाँ जी, आपने अब्बास साहब आप कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं अगर जो पार वैल्यू $1 से ज्यादा हो या कम हो, तो उसके लिए देख लें यहाँ पर ना, जैसे कि आपको कोई डाटा यहाँ पर ना, जो पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर देखें ना आप, तो आपके पास ना उसने $0.05 की उसने प्राइस दी हुई है, ठीक है। आप देखें तो प्राइस कितनी दी है, पार वैल्यू कितनी है, वो दी हुई है 0.05 ईच, ठीक है। अगर हमें ये नंबर ऑफ शेयर्स ये 3 मिलियन नन गिवन होते, ठीक है, तो हमें सिर्फ वैल्यू गिवन होती है $1,500,000 की, ठीक है, 1.5 मिलियन की। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स जब निकालने थे तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो 1.5 मिलियन आ रही थी। इसको डिवाइड हमने कर लेना शेयर प्राइस पे, जो शेयर प्राइस पार वैल्यू है 0.5 है, उस पे डिवाइड करते तो ये, और ये 3 मिलियन ही निकलती है, 3 मिलियन शेयर ही निकलते हैं। तो आप इसका ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात क्लियर है? हमजा सईद जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो साइट पे मौजूद हैं, उसमें शायद कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से वो ना हो रहे हों, लेकिन वो हो जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना, क्योंकि साइट पे काफी ज्यादा वो लोड होता है, लेक्चर्स पड़े होते हैं, इस वजह से शायद वो थोड़ा स्लो। मुर्तजा नवीद, हमने शेयर प्रीमियम को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया बल्कि मल्टीप्लाई बाय 0.2 किया है, ठीक है। क्योंकि जो शेयर्स थे वो हमने शेयर इशू किया था, एक शेयर इशू जो किया था ना हमने, वह यहाँ पर वो शेयर इशू हुए थे हमारे पास $1.2 पे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है $1.2, 20.3 क्वेश्चन में, जबकि उसकी पार वैल्यू है वो कितने की है, $1 ईच की है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, 1.20 माइनस $1 करेंगे तो
$2 आते हैं जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, तो दिस इज शेयर प्रीमियम। हम इससे मल्टीप्लाई किया, वो 0.2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब अनोनिमस अटेंडी, ये आपने भी जो किया था, जो क्वेश्चन किया था वो भी मैंने बता दिया कि 30,000 की अमाउंट कैसे आई है। 30,000 है, वो सिंपल 30 मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है क्योंकि उस साइड पे जगह नहीं थी, इसलिए उसे मैंने 30 लिखा हुआ है। 30,000 है जो ऊपर हमने कैलकुलेशंस की हुई है, ठीक है। ओके गुड मुर्तजा। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन आप ये हो गया। तो अब आप ऐसा करें, इसकी ना वो ले लें, एक स्नैपशॉट ले लें, ताकि आपको अगर बाद में रेफरेंस की जरूरत पड़े कैलकुलेशंस के लिए तो वो आपके पास हो। ठीक है, चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर होमवर्क। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे हमने 20.3 किया है ऐसे ही 20.4 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ही आपने माइंड में रखनी है, जो उसने कहा, द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 4 ऑलरेडी हेल्ड एट अ शेयर प्रीमियम ऑफ 0.3 पर शेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपने शेयर इशू किए हैं ना, तो जो इशू प्राइस है इस केस में, ठीक है, यहाँ पर इस केस में जो इशू प्राइस है ना, वो आपकी एक तो पार वैल्यू है, प्लस उसमें आपने प्रीमियम $3 का $0.3 का ऐड कर दिया है, तो आपकी जो प्राइस है वो बनेगी $0.80। ये इस प्राइस पे आपने इशू किया है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने प्राइस बता दी थी, प्रीमियम नहीं बताया था, तो डिफरेंस ले लिया था हमने, तो प्रीमियम हमें पता चल गया था। इसमें उसने प्रीमियम बता दिया है, ठीक है, और इसमें उसने प्राइस नहीं बताई, तो प्राइस आपकी $0.8 हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो इसका पार्ट है ना, जो पिछले पेज पे भी है, उसने कहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेक्टेड from the latest financial statement of financial position of a company। statement of financial position of a company से आपने इंफॉर्मेशन ली है, और उसने कहा है कि आपके पास ना, द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स गिवन इन डॉलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो आप देखें कि थाउजेंड में राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शेयर है उसकी जो पार वैल्यू है, उसने कहा कि वो है $100,000, और वो टोटल आपके पास वैल्यू है उसकी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की $500,000 है। शेयर प्रीमियम जो है वो आपके पास आता है, वो है हमारे पास $160,000 का, और रिटेन अर्निंग्स आर गिवन $120,000। कहता है द फॉलोइंग मंथ, इन द फॉलोइंग मंथ द कंपनी मेड अ बोनस इशू। अब बोनस इशू हो गया ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, ठीक है। डायरेक्टर्स विश टू कीप द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने जब डिविडेंड्स, सॉरी, बोनस इशू करने कोई अमाउंट फिर भी चाहिए हो, तो फिर आप वो रेवेन्यू रिजर्व्स में से यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, उसने कहा है कि प्रीपेयर अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने क्या करना है, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, जिसमें आप शेयर होल्डर्स इक्विटी शो करें आफ्टर द बोनस इशू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बोनस इशू कितना करना है।
सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। अच्छा देखें, अब यहाँ पर देखें आपके पास ना जो उसने दिया हुआ है ना, उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिवाइज करनी है, न्यू बनानी है बोनस इशू के बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर जो है उसकी प्राइस दी हुई है और उसने ये बताया है कि टोटल वैल्यू है ऑर्डिनरी शेयर्स की $500,000 है। ठीक हो गया। तो आपने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अगर पहले निकालने हैं ना कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, तो आप ऑर्डिनरी शेयर्स जो निकालेंगे वो आपके पास देखें शेयर्स की वैल्यू दी हुई है। शेयर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, वो $500,000 गिवन है। इसको आप पार वैल्यू से डिवाइड कर दें। पार वैल्यू शेयर की कितनी है, वो पॉइंट वो सॉरी $1 है। अगर $0.5 होती तो $0.5 से इसे डिवाइड करते तो हमारे पास 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाते। अगर 0.25 है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेयर नंबर ऑफ शेयर्स और इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे पास जो शेयर है ना उसकी जो प्राइस दी हुई है उसने $1 दी है, इसका मतलब है वी हैव नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हमारे पास 5000 शेयर्स हैं, 500,000 शेयर्स हैं। अब हमने निकालने हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, तो बोनस जब हम निकालेंगे, बोनस शेयर्स निकालेंगे तो बोनस शेयर्स के लिए हमारे पास ना बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स जब हम निकालेंगे तो बोनस शेयर्स जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ना ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, उसकी निस्बत से उसकी रेशियोज के हिसाब से आपने देने। ऑर्डिनरी शेयर्स हमने ऊपर निकाली हैं कि वो हमारे पास ना 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे करंटली, और एक शेयर के अगेंस्ट बोनस 1/5 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बोनस शेयर्स आ जाएंगे वो 100,000 शेयर्स आ गए। ठीक हो गया। कितने शेयर्स आ गए, 100,000 शेयर्स। अब जो 100,000 शेयर्स हमने निकाले इनकी वैल्यू निकालने के, इनकी बोनस की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ बोनस। बोनस की जो वैल्यू होगी ना वो बोनस शेयर्स के हिसाब से होगी। बोनस शेयर्स हैं आपके पास 100,000 शेयर्स हैं। ठीक है, और उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ आपने करना है, आपने देखना है कि किस प्राइस पे आप इशू कर रहे हैं। तो वो उसने कोई प्राइस वगैरह नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि आप किस के हिसाब से इशू कर रहे हैं, पार वैल्यू के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई बाय $1 करेंगे तो हमारे पास ये टोटल $100,000 के हमने बोनस इशू करना है। ठीक है। जब भी आप बोनस इशू करेंगे तो आपने बोनस इशू के लिए सबसे पहले देखना है कि आपके पास रिजर्व्स कौन कौन से हैं। रिजर्व्स आपके पास कैपिटल रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, कौन से हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। एक हमारे पास है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम जो है ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, और जो रिटेन अर्निंग्स हैं ये हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो हमने उस दिन भी पढ़ा था, जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपने बोनस इशू करना है, कैपिटल रिजर्व्स पहले यूज करने हैं। अगर एग्जामिनर खुद ने बोनस इशू देना है देन यू विल फॉलो द एग्जामिनर। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको नहीं बताता, वो कहता है कि जी आप मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म यूज करें, तो देन व्हाट विल यू डू, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कैपिटल रिजर्व और फिर रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करेंगे। अब कैपिटल रिजर्व्स में हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो है 160,000। ठीक है, ये है हमारे पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है। तो शेयर प्रीमियम हमने जो रिजर्व जो हम इशू कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, वो हमारे पास है 100,000 का। और हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व हम यूज ही नहीं करेंगे, कैपिटल रिजर्व में से ही हम उसके इशू कर देंगे। तो अब हमारे पास जो एंट्री होगी हम क्रेडिट करेंगे, हमारे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा, हमारे पास $100,000 से जो हमने बोनस इशू किया है। अब ये पैसा कहाँ से आप निकालेंगे, ये रिजर्व्स में से निकालेंगे। देखें रिजर्व्स जो होते हैं ना, उनकी नेचर होती है कैपिटल की, इक्विटी का पार्ट होते हैं। और जब भी कोई इक्विटी की कोई चीज कम होती है ना, कैपिटल कम होता है या इक्विटी कम होती है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं। जब बोनस इशू करेंगे तो हमारे जो
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग शेयर कैपिटल अकाउंट बाय $100,000। ठीक है, $1,00,000 से हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हम रूल वही अप्लाई कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट साइड भी हमने रिकॉर्ड करनी है। तो ये हमने ये ना तो किसी से कैश रिसीव किया, राइट इशू में भी हम शेयर्स इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उनसे जो है ना रिजर्व यूज करेंगे। तो जो रिजर्व कम होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हम शेयर प्रीमियम में से हम इश्यू करेंगे, तो शेयर प्रीमियम जो है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारे पास डीज हो बाय 1 मिलियन। तो क्या क्लियर? अब हम सॉरी वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। अच्छा देखें, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें वो ये कह रहा है कि आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। कैलकुलेशन तो हमने पहले ही सारी कर ली है, जर्नल एंट्री कर ली है। देखें हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके हम क्या करें, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो हम रिवाइज कर रहे हैं उसको, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या बनेगी, जब बोनस इशू हुआ। तो बोनस इशू में हमारे पास ना एक तो इक्विटी इंक्रीज हो गई है। देखें ये हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास ना, मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी शेयर हमने इसमें जो नया बोनस इशू किया उसकी वजह से हमारी इक्विटी इंक्रीज हो गई है 100 से। तो टोटल ये हमारे पास इक्विटी होगी 600। ठीक है, अब ये भी क्या है कि ये मैं थाउजेंड्स के फिगर्स में लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद देखें प्रीमियम जो था, शेयर प्रीमियम में से हमने बोनस इशू किया तो शेयर प्रीमियम $100 से कम हो जाए। ठीक है, अभी हमारे पास जो इक्विटी है वो हमारे पास कितनी है, 100 से हमारे पास इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये 600,000 पे चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास शेयर प्रीमियम है वो $100 से रिड्यूस हो जाएगा तो ये $60 पे आ जाएगा। और देयर वुड बी नो चेंज ऑन इन द रिटेन अर्निंग्स। 120,000 की रहेंगी।
तो टोटल आप एज इट इज रहेगा, टोटल चेंज नहीं है बोनस से। उजाला, आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंडल किया है? वो इस वजह से आ रहा है कि थोड़ा सा नेट का शायद इशू है, वो इस वजह से बात डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्यों? आ, अच्छा, आप बात देखें, अभी आपको जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन शो किया है, ये हो रही है कि नहीं हो रही? क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, तो क्वेश्चन मैंने शो किया, क्वेश्चन शो हो रहा है? ओके, गुड। चलें, आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह। अच्छा देखें, इसमें ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि उसने कहा रिवाइज्ड आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जिसमें आप इक्विटी को शो करें। उसने इक्विटी के उसने बताया कि आफ्टर बोनस इशू क्या होगा। अब देखें, जो आपके पास ना इक्विटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, $500,000 की आपके पास ऑलरेडी इक्विटी थी। बोनस इशू किया है तो बोनस आपका आ गया है 100,000 का, टोटल आपके पास ये आ गया है $600,000। ठीक हो गया। उसके बाद शेयर प्रीमियम में से आपने बोनस इशू किया तो शेयर प्रीमियम में से 100,000 डिडक्ट हो गए, तो आपके पास शेयर प्रीमियम जो बचा वो $60 का बच गया, और रिटेन अर्निंग्स वो एज इट इज आपके पास 120,000 की हैं। तो टोटल इक्विटी जो है वो 780,000 ही रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी, एक्सट्रैक्ट्स होंगे इसके इक्विटी सेक्शन के। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ना जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अच्छा, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर जो 20.6 है,
ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम ऊपर करके आए हैं, सिमिलर उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक चीज बताइए, उसमें क्या द बोनस इशू। अब यहाँ देखें, वहां पर ना सिर्फ दो हमारे पास रिजर्व थे, एक शेयर प्रीमियम था जो कैपिटल रिजर्व था, और दूसरे नंबर पर रिटेन अर्निंग था जो रेवेन्यू रिजर्व है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 20.6 है ना, इसमें उसने आपको जो रिजर्व दिए है ना, वो शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व दो दिए हैं, ये कैपिटल रिजर्व हैं, दीज आर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स दीज आर रेवेन्यू रिजर्व्स, ये आपके पास रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, ठीक हो गया। ऑफ द टू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, ठीक है, आपने 2 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने हैं जिसके पास 5 पहले होंगे, तो आपके नंबर ऑफ बोनस शेयर्स यहाँ से निकल आएंगे बोनस शेयर्स आप निकाल लेंगे। उसने कहा द अमाउंट्स इक्वली टेकन फ्रॉम द शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखें, अब क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया कि आपने अमाउंट कहाँ से लेनी है, तो अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल रिजर्व्स में से करने हैं या रेवेन्यू, उसने खुद ही कह दिया कि कैपिटल रिजर्व्स ही दोनों यूज करने हैं आपने। तो आपके पास ना पहले तो आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं, तो बोनस शेयर्स आपने जो इशू करने हैं, आपके पास सबसे पहले तो ऑर्डिनरी शेयर्स आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास है ना, वो है इस टाइम ना आपके पास $600,000 के टोटल वैल्यू है शेयर्स की, ये गिवन है, और शेयर की प्राइस पार वैल्यू है $1 ईच। तो इसका मतलब है कि आपके पास 600,000 शेयर्स जो हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स करंटली इशू किए हुए हैं। व्हेन यू विल कैलकुलेट द बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बोनस शेयर्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, बोनस शेयर्स के लिए आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हैं 600,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 600,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, और आपने 2 शेयर्स इशू करने हैं फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, ठीक है। जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसे आपने कितने शेयर्स इशू करने हैं, 2 शेयर्स इशू कर देने हैं। तो ये आपके कितने बनेंगे, कैलकुलेट करें, $600,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास ना 240,000 शेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, वैल्यू भी कितनी बनेगी वो भी देखें, वैल्यू ऑफ बोनस, बोनस आपने कितने वैल्यू के आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं। तो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास बोनस शेयर्स ये गिवन है 240,000 शेयर्स है, और हर शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है $1 ईच। तो ये आपके पास $240,000 आपने शेयर इशू किए हैं। अब बोनस शेयर जो इशू करेंगे वो कहाँ कहाँ से आप इशू करेंगे, वो आपने इक्वली उसने कहा है कि आपने यूज करना है अपना रिवैल्यूएशन शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो इक्वली इनका मतलब है कि इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो शेयर्स आएंगे वो कितनी वैल्यू के आ जाएंगे, वो आपके पास $120,000 ईच आ जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में ना जो शेयर कैपिटल जो हमने इशू बनाया वो कितने हमारे पास बन गया 240,000 का। तो हम इसमें इशू करेंगे, एक तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, हमने
240,000 शेयर इशू करने हैं और हर शेयर की $1 वैल्यू है, तो टोटल हो गया $240,000। क्या आएगा डेबिट में हमारे पास में जो रिजर्व यूज करेंगे जो कम हो रहे हैं उसको, उसने कहा कि पहले आप शेयर प्रीमियम यूज करें, तो शेयर प्रीमियम जब हम यूज करेंगे तो शेयर प्रीमियम 140,000 का पड़ा हुआ है, उसमें से हम 120,000 यूज करेंगे, क्योंकि 240 टोटल करना है तो हाफ हाफ करना है। हाफ हमने शेयर प्रीमियम में से इशू करना है और रिमेनिंग जो हाफ है वो हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। ठीक है, तो वो उसने खुद बता दिया है। तो 120,000 हम शेयर प्रीमियम में से इशू करेंगे और 120,000 हम रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में से इशू कर देंगे। तो जो हम रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि जब हम रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो हमारे पास है $600,000 का ऑलरेडी है, प्लस 240,000 का शेयर कैपिटल और क्रेडिट हुआ है, मतलब इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब ऐड हुआ है, इंक्रीज हो गया, तो 240,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल ये बन जाएगा आपका 840,000। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम जो है उसको, अब वो हमारे पास था 140,000 का, उसमें से हमारा शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ है 120,000 से, हाफ से, तो इसमें से 120 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसका। शेयर प्रीमियम हमारे पास रह गया $20,000 का। उसके बाद हमारे पास है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, वो हमारे पास है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, वो पड़े हुए हैं हमारे पास 130,000 के। 130,000 में से हमने 120 के इशू कर दिए हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं 10,000, तो 10,000 हमारे पास ये आ गए। उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व्स हैं, तो जनरल रिजर्व्स एज इट इज रहेंगे, जनरल रिजर्व्स को हम एज इट इज लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वो हमारे पास है 80,000 के, वो 80,000 ही रहेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स भी हमारी कोई चेंज नहीं हुई, तो रिटेन अर्निंग्स भी हमारी एज इट इज आ जाएंगी, वो हमारे पास आ जाएंगी कितने की, 40,000 की। तो टोटल हमारे पास एज इट इज रहेगा, जो टोटल है 990,000, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में से हमने कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया है, रिजर्व कम होंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी विल रिमेन द सेम। अच्छा, अब आज आपने क्वेश्चन किया है कि अगर अमाउंट इक्वल ना आए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देखें, अगर ना अमाउंट इक्वल ना आए तो आप पहले कैपिटल रिजर्व जो पड़े हुए हैं वो यूज करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो रेवेन्यू रिजर्व में से देंगे। ठीक है, वो आप उसमें से दे देंगे। अच्छा देखें, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन में और हम उसको फिर एक नए सिनेरियो में देख लेते हैं कि फिर कैसे ट्रीटमेंट होगी। अब देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको ना ये जो क्वेश्चन है ना उसमें वो कहता है कि आप क्या करें, ये वाली अमाउंट वो कहता है इसको ना रखो, इक्वल ना करो। ठीक है, वो कहता है कि आप यूज करें ऑल शेयर प्रीमियम रिजर्व्स एंड remaining from revaluation reserves,
रीवैल्यूएशन रिजर्व, फॉर एग्जांपल ये उसने ना एक हमें वो दे दिए, मॉडिफिकेशन करके दे दिए, तो टोटल आपका शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, जो हमने शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल है वो हमारे पास 240,000 टोटल ये है, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करेंगे शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम हम उसको डेबिट कर देंगे शेयर प्रीमियम को, तो शेयर प्रीमियम हम सारा ही यूज कर लेंगे, तो शेयर प्रीमियम हमारे पास 140 का पड़ा हुआ है, तो 140 के यूज कर लो, ये जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग बच गए $100,000, तो $100,000 जो है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में से आप इशू कर दें। रिमेनिंग कितने रहते हैं, $100,000, तो वो यहाँ से इशू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब जब आप रिवाइज कर देंगे, रिवाइज वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, तो आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व जो हैं वो ये वाले शेयर प्रीमियम ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं वो 130,000 में से 100,000 आपके माइनस हो जाएंगे, तो वो आपके पास 30,000 के रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर आप करते हैं, वो आपको सीक्वेंस बता देता है, ना बताए तो फिर आप ये सीक्वेंस यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 20.7, ठीक है। अब उसमें उसने कहा कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएं, शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाएं, डिबेंचर का अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करें आफ्टर अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो शेयर कैपिटल वगैरह के अकाउंट्स हैं ये मैं ऊपर बनाने लगा हूँ, ये हमारे पास है कितना, क्वेश्चन नंबर 20.7। So first of all, I'm going to prepare share capital account, की अकाउंट्स उसने मांगे, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर उसने ये ए है पार्ट ए, पार्ट बी उसने क्या मांगा, पार्ट बी में उसने कहा है कि आप निकालें डिबेंचर्स, उसके शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाए। शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो बी पार्ट है। उसके बाद सी पार्ट में उसने कहा है कि आपको ना डिबेंचर्स अकाउंट बनाए, डिबेंचर्स अकाउंट बनाएं, ये आपका सी पार्ट है। और लास्ट में उसने कहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है, वो एंड पे हम बनाएंगे। अच्छा देखें, उसने कहा कंपनी समराइज बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2006 शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, नॉन करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स दोनों दे दिए हैं, इक्विटी का पार्ट दे दिया। उसने कहा 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच, टोटल वैल्यू 300। जो इक्विटी का बैलेंस होता है ना शेयर कैपिटल का, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन वो क्रेडिट बैलेंस होता है, कितने का, $300,000 दिए हुए हैं, वो आप एज इट इज क्रेडिट बैलेंस लिख लेंगे। जो शेयर प्रीमियम है उसका भी बैलेंस क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कैपिटल की नेचर होती है, बैलेंस ब्रॉड डाउन 150,000 ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स के उसने अकाउंट नहीं मांगा, डिबेंचर्स का अकाउंट मांगा है। डिबेंचर्स के ऊपर वैल्यू जो उसने दी कोई भी नहीं दी हुई, ठीक है।
रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू भी उसने दी हुई है, लेकिन उसके अकाउंट नहीं मांगे उसने, जनरल रिजर्व के भी अकाउंट नहीं मांगे। अब देखें कि हमने जब इसके ना उसने कहा कि ये सारे बैलेंसेस हैं, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। मार्च 27 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, उसने कहा है कि मार्च 27 को 142 राइट शेयर्स इशू हुए हैं ऑफ $1 ईच एट 1.2 ईच। इसका मतलब है कि $1 का शेयर था, पार वैल्यू उसकी भी $1 थी, जो ऊपर भी दी हुई है, वो उसने $1.2 में शेयर कर दी, शेयर सेल किया है, तो इसका मतलब है कि $0.2 एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम में चले जाएंगे। कहता द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। अब देखें जो हम इधर ऊपर में ट्रांजैक्शन ये करने लगा हूँ, इसकी इफेक्ट यहाँ पर ऊपर ये क्या है, हमारे पास ट्रांजैक्शन है 20 मार्च 2007। ठीक है, पहले तो आपने देखना है कि राइट शेयर्स कितने इशू होंगे। आपके पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हैं $300,000 के उस टाइम जब आपने राइट इशू किया है। तो एक शेयर कितने का है, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, उसने कहा 1 for 2। आप हर एक शेयर के अगेंस्ट 2 शेयर के अगेंस्ट एक नया शेयर इशू करेंगे, तो आपके शेयर्स कितने बन जाते हैं, 150,000 शेयर्स। ये आपके राइट शेयर्स बन गए जो आपने इशू किए हैं। जो राइट शेयर्स इशू हैं 150 के, और वो प्रीमियम पे शेयर सेल हुए हैं $1.2 के हिसाब से सेल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 150,000 के ऑर्डिनरी शेयर हैं, और एक शेयर आपने सेल किया $1.2 का। ठीक हो गया, कितने का हो गया, $1.2 का। तो ये आपके पास 180,000 आपके पास डेबिट हो गए। उसके बाद क्योंकि शेयर प्रीमियम भी आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब आप राइट इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 150,000 के शेयर्स हैं, और शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 150,000 से आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट में आपके पास जो शेयर प्रीमियम आ गया वो कितने का आ गया, रिमेनिंग अमाउंट शेयर प्रीमियम की आ जाएगी। शेयर प्रीमियम आपका आ गया 30,000 का। अब यहाँ देखें, इनको आप पोस्ट कर लें इन ट्रांजैक्शंस को, तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल का अकाउंट बन रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 150,000 से। ठीक है, और डेबिट में आप रेफरेंस बैंक अकाउंट लिख दिया आपने। शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट हो गया है कितने से, 30,000 से, तो आपने शेयर प्रीमियम का अकाउंट में इसे क्रेडिट कर दिया, और डेबिट रेफरेंस में बैंक अकाउंट लिख दिया। ये आपकी पोस्टिंग होगी इसकी। उसके बाद ना आपने क्या किया है कि आपने जुलाई 2007 में बोनस इशू किया। उसने कहा फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट $1। ठीक है, तो जब आप बोनस इशू करेंगे, बोनस शेयर्स निकालेंगे, जो बोनस शेयर्स कितने हैं, जिस टाइम आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं उस टाइम आपने देखना है कि आपके पास ऑलरेडी कितने उस टाइम थे शेयर्स। देखें, आपके पास ना जो शेयर्स शुरू में थे वो थे $300,000 के शेयर्स पहले के मौजूद थे, और उससे पहले ना बोनस इशू करने से पहले आपने राइट इशू किया, और उसमें भी आपने 150,000 के शेयर्स इशू कर दिए। टोटल 150,000 ये भी ऐड हो गए, टोटल आपके पास हो गए 450,000 शेयर्स। उसने ये कहा है कि आपने 1 शेयर इशू करना है फॉर एवरी 3 हेल्ड, 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 450,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास अगेन आपके बोनस शेयर जो हैं वो भी 150,000 शेयर ही आएंगे। ये आपने बोनस इशू कर दिया। ठीक हो गया।
जो बोनस इशू आपका 150,000 का होगा, अब आपने क्या करना है, अब इसके लिए आपने शेयर कैपिटल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ना जो शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है, ये आपका कैपिटल रिजर्व है, पहले ये यूज होगा। अगर इसमें से बोनस पूरा ना हो तो फिर ये जो रेवेन्यू रिजर्व हैं ये यूज होंगे। रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स है। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसके लिए आपने क्या जर्नल एंट्री क्या करनी है, जब आपने जर्नल एंट्री करनी है, इसको इशू करना है, तो शेयर कैपिटल तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका कितने से क्रेडिट हो रहा है, शेयर कैपिटल आपका टोटल आपने 150,000 के शेयर इशू किए हैं और $1 का शेयर था, एक शेयर, तो टोटल आपके शेयर ये हो गए 150,000 के। अब शेयर प्रीमियम देखें तो शेयर प्रीमियम आपके पास 150,000 का पड़ा हुआ था जब आपने बोनस इशू किया। अब इसमें से आपने शेयर इशू करने, इससे इससे 150,000 का ओपनिंग बैलेंस था प्लस 30,000 का आपका जब आपने राइट इशू किए थे तब भी शेयर प्रीमियम में इंक्रीज हो गया था। तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आपके पास ना शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 150,000 से आ जाएगा क्योंकि वो आपके पास 180,000 का पड़ा हुआ है। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 150,000 से, और डेबिट रेफरेंस में हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम के शेयर प्रीमियम में से अमाउंट ट्रांसफर हुआ है ये। ठीक है। और जब कि हम शेयर प्रीमियम के अकाउंट जो है उसमें इसको डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो रहा है 150,000 से, और क्रेडिट रेफरेंस क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, कि हमने ये शेयर प्रीमियम जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ये कम हो गया है। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास ना नवंबर 2007 में 50,000 आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10%, और ये पार वैल्यू पे आपने इशू किए हुए। ठीक है। तो आपने जब जो बोनस इशू डिबेंचर्स इशू करने हैं तो डिबेंचर्स की ओपनिंग तो कोई वैल्यू थी नहीं, आपका नॉन करंट में कोई एसेट आ ही नहीं रहा था। तो डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो डिबेंचर्स के लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिबेंचर्स के लिए, कि डेबिट हो गया बैंक अकाउंट और क्रेडिट हो गया डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। तो आपका डिबेंचर्स कितने, 50,000 से ये क्रेडिट हो गए और 50,000 से बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया। तो डिबेंचर्स के अकाउंट में 50,000 अमाउंट क्रेडिट कर देंगे और डेबिट रेफरेंस यहाँ पर बैंक लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये सारे अकाउंट हम एट द एंड क्लोज कर लेते हैं। जब हम क्लोज करेंगे इन अकाउंट्स को तो हमारे पास ये क्लोज, इसके अलावा हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हम इन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। शेयर कैपिटल हमारे पास क्रेडिट 300,000 और 150 ये तकरीबन 600,000 क्रेडिट बैलेंस है। 600,000 डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे भी लिखेंगे और यही हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 600,000। इसी तरह हमारे पास शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्लोज करेंगे तो शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारे पास 180,000 क्रेडिट साइड पे है, यही हम टोटल में दूसरी डेबिट साइड पे भी लिखेंगे और इसमें से 150 निकाल दें तो रिमेनिंग 30,000 का आपके पास ये बैलेंस कैरी डाउन बच गया। डिबेंचर्स जो हैं वो डिबेंचर्स हमारे पास एज इट इज और कोई चेंज नहीं हुई है, जो इंक्रीज हुए हैं वही क्रेडिट बैलेंस 50,000 क्रेडिट साइड पे 50,000 डेबिट साइड पे टोटल में लिखेंगे और जो बैलेंस आपका कैरी डाउन आएगा वो भी 50,000 का ही आएगा। ठीक हो गया। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आपने बनानी है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या करेंगे, अब आपकी क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं देखें। आपका शेयर कैपिटल जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है। शेयर कैपिटल आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आपने 600,000 ट्रांसफर करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो शेयर प्रीमियम है वो 30,000 का आपने ट्रांसफर करना है। डिबेंचर्स का बैलेंस 50,000 का आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये नॉन करंट
आपके उसमें एसेट्स में आ जाएगा। अब देखें आपके पास ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो आप कैसे बनाएंगे कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, नेट करंट एसेट्स हैं। नेट करंट एसेट्स का मतलब वो ये होता है कि आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आपने उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके नेट करंट एसेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको ना आपने नॉन करंट एसेट्स आपके ऊपर वाले ही वही बैलेंस है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। नॉन करंट एसेट्स 410,000 के वो एज इट इज आ जाएंगे, जबकि आपके करंट एसेट्स हैं वो 140,000 के थे, प्लस इनमें आपके जो इंक्रीज हो गए हैं, जो बैंक बैलेंस आपके पास आया वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। आपने एक दफ़ा शेयर्स इशू किए, राइट इशू किए, तो आपके पास 3 लाख उसमें उसमें शुरू में 180,000 इंक्रीज हुआ इसमें, प्लस आपने दूसरे नंबर पर ये जो इशू किए डिबेंचर्स 50,000 तब इंक्रीज हो गया। बोनस शेयर में तो होते नहीं है कैश इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं जब इक्विटी में, इक्विटी सेक्शन में, तो इक्विटी सेक्शन में ऊपर वाले जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वही लिख लें कि आपका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल $600,000 का है। शेयर प्रीमियम आपका, वो शेयर प्रीमियम जो है वो आपका है कितने का, 30,000 का, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास ना ये जो जनरल रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स आपके कितने, जनरल रिजर्व्स आपके उतने ही हैं, वो आप उसमें एज इट इज लिख लें। जनरल रिजर्व्स आपके आ रहे हैं 60,000 के। और उसके बाद आपके पास रिटेन अर्निंग्स हैं, रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो आपके पास आ रही हैं 40,000 की, ठीक हो गया, ये आ गया। और उसके बाद जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज को भी आप, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो आपकी 50,000 से ये भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह, ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। आप ज़रा इसको दोबारा सॉल्व करें इसको ना, तो और उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक हो गया। उसके बाद डिबेंचर्स जब इशू होता है मुस्कान, तो उसमें ये होता है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होते हैं। डिबेंचर्स क्योंकि आपकी लाइबिलिटी लोन होता है तो इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में जाके हम इसको नॉन करंट एसेट में उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके इसको लिखेंगे। आप इसकी स्नैपशॉट ले लें। सब भाई ये येलो कलर वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने किया, आप इसकी स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपको नज़र आ जाएगा क्लियरली, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डार्क कलर है। और इसमें ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क, ये भी आपने करना है। और उसके बाद ना जो हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, हम एमसीक्यूज करते हैं कंपनी अकाउंट्स के ना। अच्छा देखें, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, इसमें देखें कि हमारे पास उसने जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसने कहा कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता है व्हाट विल बी classified in the balance sheet on 31st December 1998 as a current liability, ठीक है।
डिबेंचर्स जो होते हैं ना, ये आपके नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये इक्विटी होती है, इक्विटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये भी लायबिलिटी में नहीं आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आपके करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट है ना, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आप क्या करते हैं, प्रपोज डिविडेंड को आप उसमें जाके ना डिस्क्लोजर में शो कर देते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना कोई और ऑप्शन करंट लायबिलिटी में बची नहीं है, तो हम इसको करंट लायबिलिटी एज्यूम करते हैं। कब करंट लायबिलिटी हम एज्यूम करते हैं कि ये डिविडेंड प्रपोज तो हो गया, प्लस ये हमारे पास ना डिक्लेयर भी हो गया है। प्रपोज प्लस डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब ये होता है कि फाइनल हो गया है, शेयर होल्डर्स ने कहा है जी आप दे दें, अप्रूव हो गया है, डिक्लेयर हो गया। अब फिर ये करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। इन दैट केस दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, सो द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें देखें, उसने कहा है कि विच आइटम विल बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कौन सी चीज एज अ लायबिलिटी आएगी? तो पहली ऑप्शन है, उसने कहा लोन स्टॉक। लोन स्टॉक इशूड बाय द कंपनी। लोन स्टॉक में क्या क्या चीजें आती हैं? ये आपके जो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, आपने बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, कंपनीज करती हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी के तौर पर आएगी। उसने ये नहीं कहा कि आपकी करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, उसने कहा जस्ट लायबिलिटी बताएं, तो आपका ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो दूसरी ऑप्शन है ना, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इक्विटी का पार्ट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी होती है। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये भी इक्विटी का पार्ट है, रिजर्व्स इक्विटी का पार्ट होते हैं। फिर आपके शेयर प्रीमियम, ये भी इक्विटी का पार्ट है। ये सारे के सारे बाकी सारे इक्विटी के पार्ट्स हैं। एक ही है लोन स्टॉक इशूड बाय द कंपनी, ये आपके पास लायबिलिटी में आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसने कहा है कि व्हाट डू द रिजर्व्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज इंक्लूड। आपके जो रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या चीजें इंक्लूड हैं? अब देखें, रिजर्व्स में उसने ये नहीं पूछा कि आपके रेवेन्यू रिजर्व्स हैं या कैपिटल रिजर्व्स हैं, उसने रिजर्व्स पूछा है। तो आपके पास ना, हमारे पास जो है डिबेंचर्स, ये रिजर्व्स में शामिल नहीं होते। डिबेंचर्स हमारे पास जो है ये नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बी ऑप्शन, उसने दी हुई है कि ऑर्डिनरी शेयर। ये ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं ये रिजर्व्स नहीं है, ये इक्विटी है, कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी है, ठीक है। और शेयर प्रीमियम जो है ये रिजर्व्स की नेचर होती है, इक्विटी के अंदर इनकी रिजर्व्स की नेचर होती है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा द टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की उसने हिस्टोरिक कॉस्ट दी हुई है, इन इट इज सिंपली द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि आपने किस वैल्यू पे परचेज की थी एसेट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। accumulated depreciation कहता है the property is to be shown in the balance sheet at the current value of 100,000। उसने कहा कि आपने प्रॉपर्टी को अपने बुक्स में $100,000 का शो करना है, ठीक है। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन हो गई एसेट की, ठीक है। एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू हो गया। उसने कहा विच एंट्रीज आर टू बी मेड इन द लेजर अकाउंट्स। आपने लेजर अकाउंट्स में क्या एंट्री करनी है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो देखें। अब देखें, सबसे पहले जब रीवैल्यूएशन होती है तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व्स निकालते हैं। तो रीवैल्यूएशन जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो न्यू वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं
नेट बुक वैल्यू, ठीक है, एसेट की नेट बुक वैल्यू माइनस कर लेते हैं। हमारे पास एसेट की न्यू वैल्यू उसने कहा जी $100,000 शो करनी है। तो नेट बुक वैल्यू कितनी है? नेट बुक वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि आपका एसेट 80,000 का था और वो 55,000 जो है ये आपकी नेट बुक वैल्यू है एसेट की, ठीक है। ये क्या नेट बुक वैल्यू, तो $50,000 $55,000 आपकी नेट बुक वैल्यू है। तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आपके इंक्रीज हो गए कितने से, 45,000 से। ये अपवर्ड रीवैल्यूएशन है कि आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो जब हम एसेट सेल करते हैं ना, तो सेल के टाइम हम जो जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं उसके टाइम हम क्या करते हैं, हमारी जो इतनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हम खत्म कर देते हैं, अरेज कर देते हैं बुक्स में से, जब डेबिट करके। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास क्रेडिट में आएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व्स बाय 45,000। डेबिट में सबसे पहले हमारे पास हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। ये क्रेडिट बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 का, इसको हम डेबिट करेंगे, ये हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास ना जो बैलेंस बचेगा वो है कितने का, 20,000 का। इससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इतनी वैल्यू से बाय 20,000, ठीक हो गया। तो आप जर्नल एंट्रीज देखें जो नीचे हैं उसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हो रहे हैं दो जगहों पे, एक हमारे पास है ये लास्ट डी ऑप्शन में, एक है बी ऑप्शन में। अब हमारे पास हम देखते हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं, बाकी दो इनकरेक्ट हो गई। ऑप्शन जो हमारे पास है ए और ऑप्शन सी वो इनकरेक्ट हो गई क्योंकि वो उसमें रिजर्व्स क्रेडिट नहीं हो रहे। अब देखें जो डेबिट हो रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास जो बी ऑप्शन है उसमें देखें कि हमारे नॉन करंट एसेट्स जो हैं जिसको प्रॉपर्टी है वो डेबिट हो रही है 20,000 से, ठीक है, हमने भी ऊपर यही किया है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 25,000 से, हमने भी यही किया। इसका मतलब है कि हमारे पास ना ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो हमारे पास जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो डी ऑप्शन है ना, जिसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हो रहे हैं वो क्रेडिट ही 20,000 से हो रहे हैं, इसका मतलब है ये भी इनकरेक्ट है। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है वो 45,000 के हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसने कहा है कि विच शुड कंपनी नॉट शो एज अ नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। ये नहीं है कि कौन सा शो करना है, वो कहते हैं कौन सा शो नहीं करना है एसेट आपने। जो आप एसेट करते हैं ना, उसने कहा प्लांट बॉट ऑन द हायर परचेज, हायर परचेज पे जो एसेट आप परचेज करते हैं ना वो आप उसको एज अ नॉन करंट एसेट ही शो करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। हायर परचेज का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने उसको परचेज किया हुआ है, यूज कर रहे हैं और आप उसकी पेमेंट्स करी जा रहे हैं, ठीक है। इसके इस वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, फुली डेप्रिशिएटेड कि एसेट सारा डेप्रिशिएट हो चुका है और आप उसको एसेट को है वो तो वैल्यू खत्म हो गई। एसेट फिर भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहेगा जब तक आप उसको यूजेज बंद नहीं करते, ठीक है, उसे सेल नहीं कर देते। अब ये जो एसेट है ना आपका जो नॉन करंट एसेट फुली डेप्रिशिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का एसेट लिया और वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिशिएट कर लिया, लेकिन वही प्लांट अभी चल रहा है, वो जो आपने लिया प्लांट परचेज किया उससे अभी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उनको सेल कर रहे हैं, तो वो फिर एसेट तो आपका है। तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जब तक एसेट को आपने अपने उसमें से यूजेज खत्म नहीं करना तब तक वो आपका एसेट होता है। तो इसलिए फुली डेप्रिशिएटेड जो एसेट होता है ये भी आपका नॉन करंट एसेट ही होता है। उसने कहा प्लांट हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज, जो फाइनेंस लीज अब तो खैर डिस्टिंक्शन खत्म हो गया फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में, तो ये पहले होती थी कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। डिफरेंस ये होता था
कि फाइनेंस लीज का मतलब ये होता था कि जब आप एसेट यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब वो लीज का पीरियड खत्म होगा तो एसेट आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा, आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। जबकि ऑपरेटिंग लीज जो होती थी उसमें हम एसेट परचेज नहीं करते थे, वो हमारा एसेट नहीं होता था। तो हमारे पास इसलिए जो प्लांट होता था ना अंडर फाइनेंस लीज, वो भी नॉन करंट एसेट होता था। जो ऑपरेटिंग लीज होती थी उसके तहत जो हमारा एसेट होता था वो हम क्या नॉन करंट एसेट शो नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है यार, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसमें देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखें उसने कहा है कि अ टेबल शोज द नॉन करंट एसेट्स appears in the balance sheet 120,000 कॉस्ट है और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 18,000 है, नेट बुक वैल्यू जो है वो एसेट की वो 102,000 है। द एसेट रीवैल्यूड एट 136, आपने एसेट रीवैल्यू कर लिया 136 का, तो आपके एसेट की जो न्यू वैल्यू है 136 है और नेट बुक वैल्यू है वो कितने की है 102,000 की। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कितने के हो गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आपके क्रिएट हो गए, ठीक है, वो आपके आ गए 34,000 के, ठीक है, 136,000 माइनस 102,000 तो 34,000 के रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गए। उसने कहा जर्नल एंट्री बताएं इसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो हैं वो तो आप क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कितने से 34,000 से। अब जो आपके पास ऑप्शंस है ना उनमें से देखें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कहीं पर क्रेडिट हो रहे हैं 34,000 से, दो ऑप्शंस हैं, एक ये ऑप्शन है सी और एक ऑप्शन है बी। इसका मतलब है कि हम इसमें से अब नेक्स्ट जो करेक्ट है वो चूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर हुई है 18,000 की, इसको भी हम खत्म करेंगे तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हम डेबिट कर देंगे कितने से 18,000 से। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बच जाती है कि 18,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, रिमेनिंग हमारे पास आ गई 16,000। तो 16,000 से आप क्या करेंगे, आपका जो नॉन करंट एसेट है आप उसको डेबिट कर देंगे 16,000 से। तो हमारे पास जो एसेट है वो देखें कि हमारे पास क्या उसकी फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हो रहे हैं बाय 34,000 से, आपके नॉन करंट एसेट्स डेबिट हो रहे हैं 16,000 से और डेप्रिसिएशन आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 18,000 से। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखें अगर ना आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना जैसे लैंड है, ठीक है, लैंड अगर रीवैल्यू होती ना तो फिर ऑप्शन जो सी था ना ये करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हो जाने थे और लैंड डेबिट हो जानी थी बाय 34,000, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि द टेबल शोज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल में उसने कहा नंबर ऑफ, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है आपका, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल पे हम कैलकुलेशंस नहीं करते। उसने कहा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज फुली पेड 60,000 एंड 40,000 और उसने कहा डायरेक्टर्स डिक्लेयर ऑन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 7.5। ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना है डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है 7.5। अच्छा जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है और उसने पूछा है कि टोटल डिविडेंड बताएं। टोटल डिविडेंड का मतलब ये है ऑर्डिनरी प्लस प्रेफरेंस दोनों आपने बताना है। इसमें ऑर्डिनरी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड ये दोनों आपने पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऊपर आते हैं तो ऑर्डिनरी डिविडेंड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो 60,000 आपके पास टोटल इशूड कैपिटल है और ऑर्डिनरी शेयर्स का, और उस पे उसने डिविडेंड का रेट क्या बता दिया है, डिविडेंड का रेट बताया 7.5।
तो इसका हम 7.5% लेंगे, ठीक है। प्लस जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो 40,000 का 40,000 हम लिखेंगे, और उसका जो डिविडेंड रेट है वो 5% है, वो हम यहाँ 5% कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उसने कहा कंपनी इश्यूज 5 इयर्स बॉन्ड, लाइफ बता दी है, बॉन्ड 1 मिलियन के इशू किए। कहता है इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए 10% पर एनम है, और 3 to 5 इयर्स के लिए 12% पर एनम है। कहता है व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द इंटरेस्ट टू द इनकम स्टेटमेंट। देखें, अगर तो ये केस होता है ना कि आपको ना इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने जितना इंटरेस्ट रेट होता है उसी से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1 मिलियन है, 1 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 10% है तो 100,000 1 लाख आ जाता है उसका इंटरेस्ट। हम इसको इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो केस है ना, इसमें क्या किया उसने, बॉन्ड 5 साल की लाइफ पता है, हर साल फिक्स है इंटरेस्ट के इतना होना है, तो इसमें क्या करते हैं हम फिर एवरेज इंटरेस्ट ले लेते हैं हर साल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहले साल है ना उसमें देखें 100,000 जो आपका लोन है उस पे इंटरेस्ट आ रहा है 10%, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे पहले 2 साल का, वो 2 लाख निकल आएगा। ये आपका इंटरेस्ट है पहले 2 साल का। फिर उससे अगले 3 साल जो है 1 मिलियन पे 12% है। 12% का मतलब है नेक्स्ट 1,20,000 पर एनम। तो 3 साल का कितना, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 इयर्स का निकल आएगा इंटरेस्ट, वो बनेगा 3,360,000। ये टोटल आपका आ गया, टोटल आपका आ गया 560। ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। जो टोटल इंटरेस्ट है इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स पे। 5 साल पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा पर एनम। कैलकुलेट करें कितना आता है, वो आएगा आपका 112,000 पर एनम। ये आप चार्ज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में हर साल। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देखें, उसने कहा है कि आप बताएं कि करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है, डिबेंचर्स ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये प्रपोज है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी प्रपोज होता है वो आपकी ना लायबिलिटी ही होती है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी है क्योंकि वो पहले से डिसाइड होता है तो ये आपकी करंट लायबिलिटी ये भी आएगी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, तो वो आप डिक्लेयर हो ना हो जो मर्जी हो वो आपकी लायबिलिटी है, टाइम आ गया तो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। बैलेंस ऑन ट्रेड पेएबल्स डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट है, ये आपका क्या एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। तो इसका मतलब है आपके पास ना 30,000 एक ये आएगा, प्लस 7,000 की ओपन वाली ये पहली वैल्यू आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट की, और 900 आपका प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो आपके पास 37,900 की आपके पास लायबिलिटीज आ जाएंगी, करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ओके, अल्लाह हाफिज।